नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात होने वाली है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, जहां से इस बैच की हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसमें आपने ये इमेजेस पक्का देखी होंगी। ये इमेजेस आप देख पा रहे हो, ये वाली पर्टिकुलर इमेज आप देखोगे तो ये मोहनजोदाड़ो का शहर का इमेज है। बात समझ में आ रही है? या अगर आपने ये वाली इमेज नहीं देखी है तो आपके सामने ये वाली इमेज है। ये मोहनजोदाड़ो से एक पुरोहित राजा या प्रीस्ट किंग की इमेज मिली है। आपने पक्का इसे देखा होगा, तो ये वाली इमेज है। या अगर ये भी नहीं देखा तो आपने हड़प्पा से प्राप्त मोहरें या सील्स देखी होंगी। और अगर आपने ये भी नहीं देखा है तो इंटरनेट पे आप देखोगे ये वाली इमेज तो आपने पक्का देखी होगी। ये वाली इमेज, ये वाली इमेज आप देखो, है ना, जिसे हम कहते हैं ना पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर, है ना। या ये वाली इमेज देखी होगी। और अगर आपने ये भी इमेज नहीं देखी है तो आपने ये वाली इमेज देखी होगी। ये भी नहीं देखी तो आपने ये वाली इमेज देखी होगी। ये भी नहीं देखी है तो आपने डेफिनेटली ये वाली तो पक्का देखी होगी। तो इंटरनेट पे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारी इमेजेस हैं जिसको आपने देखी हुई हैं। आप उसके बारे में सटीक नहीं जानकारी रखते हो, इसलिए आप यहाँ पे आए हो। तो उसी चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हम पहुंचने से पहले उसके रूट, उसकी शुरुआत को देखते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हम आएंगे। शुरुआत करते हैं इस बैच की और इस चैप्टर की। तो हम लोग मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। अब चलो शुरुआत करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर तुम बात करोगे तो ये कहानी शुरू होती है एवोल्यूशन ऑफ मैन के साथ। एवोल्यूशन ऑफ मैन का मतलब होता है मानव का उद्भव। कहते हैं कि जब पृथ्वी के ऊपर मानव आया, मानव का जन्म हुआ, तो मानव ने सबसे पहले अपना पेट भरने की कोशिश की। इस पेट के लिए मैं भी काम करता हूँ, आप भी काम करते हो, हर आदमी काम करता है। इसीलिए इंसान ने खाना बटोरने की कोशिश की। जंगल में पेड़ पौधे मिले, फल फूल मिले, फिर जानवर मिले, तो जो कुछ भी मिला इंसान ने खा लिया। और जब इंसान ने खाना खा लिया तो उसे क्या लगेगी? प्यास लगेगी। अब पानी कहाँ मिलेगा? पानी मिलेगा किसी नदी के किनारे, किसी झरने के किनारे। कोई प्राकृतिक स्रोत या कोई नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए। और इसीलिए जो इंसान जो है वो पानी की तलाश में भटक रहा था। और वो पानी की तलाश में जब भटक रहा था तो फाइनली वो नदी के किनारे पहुंच गया। नदी किनारे गया, मस्त पानी पिया। अब खाना खा लिया है और पानी पी लिया है। और जब आपने खाना खा लिया है, पानी पी लिया है, तो फिर क्या होगा? आपका पेट भर जाएगा। और जब पेट भर जाएगा तो फिर खाना खाने के बाद क्या आती है? हल्की सी नींद आती है। इसीलिए इंसान जो है नदी किनारे मस्त जाकर सो गया। जब नदी किनारे मस्त जाके सो गया तो 2 घंटे के बाद उठा। 2 घंटे के बाद जब उठा तो उसके पास कोई काम था ही नहीं। भाई, आज के समय में हमारे पास में सो के उठने के बाद हजारों काम होते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स होते हैं, बट उस समय के मानव के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए इंसान जो है वो बोर होने लगा। और जब वो बोर हो रहा था तो उसको नदी के किनारे कुछ पत्थर पड़े हुए नजर आ गए। क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो नदी के किनारे पत्थर पड़े हुए होते हैं, तो नदी किनारे पत्थर पड़े हुए थे। इसीलिए मानव को लगा कि हमें इस पत्थर को उठा लेना चाहिए, खेलते हैं। इसीलिए मानव ने इस पत्थर को उठा लिया और पत्थर के साथ में खेलने लगा। और जब खेल रहा था तो खेलते खेलते काफी देर हो गई। उसको दोबारा भूख लगी। उसको लगा ये किसी काम का नहीं, फेंक देते हैं। अगर शिकार करेंगे तभी शाम को खाना मिलेगा। इसीलिए इंसान ने शिकार पर ध्यान लगाया। इसी बीच में एक जानवर जो था वो नदी किनारे पानी पी रहा था। इंसान को लगा इस जानवर को मार देंगे तो शाम के खाने का हमारा इंतजाम हो जाएगा। तो मानव ने उस पत्थर को वहीं फेंक दिया और इस जानवर को मारने के लिए अपने 2 कदम आगे बढ़ाए। लेकिन जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाए, इंसान की दिमाग की बत्ती जली। उसको लगा कि यार, अगर वो जो भारी भरकम चीज फेंकी है, अगर उससे शिकार किया जाए तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक शिकार करने में बहुत बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत ये थी, जैसे मान लो मुझे किसी जानवर का शिकार करना है, लेकिन अगर वो जानवर भारी भरकम निकल गया तब तो हो सकता है कि मैं घायल हो सकता है कि वो मेरी जान ले ले। पॉसिबल है कि नहीं है? लेकिन अगर भारी भरकम चीज जो बहुत भारी हो खींच के मार देंगे तो क्या होगा? जानवर घायल भी हो जाएगा और जानवर का आसानी से शिकार भी किया जा सकता है। ये इंसान के दिमाग की बत्ती जल गई और इसीलिए इंसान ने क्या किया? इंसान ने वापस उस पत्थर के पास गया
पत्थर को उठाया और पत्थर को खींचकर जानवर को मार दिया, और जानवर को जब मार दिया जानवर मर गया। और जब जानवर मर गया तब इंसान को समझ में आया कि अगर इस भारी भरकम चीज जिसे आज के समय में हम स्टोन के नाम से जानते हैं या पत्थर के नाम से जानते हैं, अगर इससे शिकार किया जाए तो मानव का जीवन कैसा हो सकता है? आसान। इसीलिए मानव ने स्टोन का इस्तेमाल एक हथियार, एक वेपन के तौर पे किया। लेकिन इंसान ने स्टोन का इस्तेमाल केवल हथियार के तौर पे नहीं किया, बल्कि स्टोन का इस्तेमाल एक इंस्ट्रूमेंट या औजार के रूप में भी किया। कैसे? बात को समझो। जैसे मान लो कि जानवर तुमने मार दिया, बट उसकी स्किन निकालनी है पहनने के लिए, गर्मी के लिए, है ना। गर्मी जब पहनोगे तो गर्मी लगेगी, बराबर मेंटेन रहेगा। या फिर मिट्टी खोदनी है या फल तोड़ना है, तो तुम पत्थर का इस्तेमाल विविध रूपों में कर सकती हो, डिफरेंट फॉर्म में कर सकती हो। इसलिए इंसान ने पत्थर का इस्तेमाल केवल एक हथियार नहीं बल्कि एक औजार के रूप में भी किया। और इसका इस्तेमाल एक साल नहीं किया, इसका इस्तेमाल सालों साल किया। और क्योंकि इसका इस्तेमाल सालों साल किया, इसलिए क्या कहते हैं? एज या फिर काल कहते हैं। एज जब भी शब्द इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब होता है कि बहुत लंबा समय, इसलिए क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं, या पत्थरों का काल कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? पाषाण काल। तो पाषाण काल ये वो समय है जब इंसान अपनी लाइफ में धीमे धीमे ग्रोथ करना शुरू कर चुका है। इसी बीच में एक घटना घटती है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, ये मानव सभ्यता के लिए बड़ी जरूरी थी। हुआ क्या था कि करीबन 10,000 BC के अराउंड, 10,000 ईसा पूर्व के आसपास, याद रखना कि यहाँ पर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है बीसी। यहाँ पर बीसी शब्द का जो मतलब है वो है बिफोर क्राइस्ट। क्या मतलब है? बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पे क्राइस्ट का मतलब कौन है? जीसस, जीसस क्राइस्ट। और यहाँ पे बिफोर का मतलब है कि क्राइस्ट के जन्म से पहले। तो क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो दौर है, जहां पर भी आपको बीसी या फिर ईसा मसीह के जन्म से पहले वाली घटना लिखी मिलेगी या ईसा पूर्व मिलेगा, वहां पे जो कैलकुलेशन होगा वो उल्टे क्रम में होगा। जैसे हम पढ़ेंगे 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2, एक ऐसे पढ़ेंगे। और जहां पर भी ईस्वी मिलेगा या फिर एडी मिलेगा, वहां पे कैलकुलेशन हम सीधे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बात समझ में आ गया? तो 10,000 BC के अराउंड या इसके आसपास एक बहुत बड़ी घटना घटी। हुआ क्या था कि पहले धरती के ऊपर आइस एज हुआ करता था। आइस एज, आइस एज मतलब ऐसा समय जब पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ बर्फ जमा है। इस आइस एज के लिए एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं, प्लीस्टोसीन एज। प्लीस्टोसीन एज क्या करते हैं? प्लीस्टोसीन काल। ध्यान रखना कि प्लीस्टोसीन काल भी कहते हैं, प्लीस्टोसीन एज भी कहते हैं। अगर हम आइस एज या प्लीस्टोसीन एज की बात करेंगे, आइस एज या प्लीस्टोसीन एज की बात करेंगे, तो ये वो वक्त है कि जब पृथ्वी पे चारों तरफ बर्फ जमा थी। लेकिन 10,000 BC के अराउंड या 10,000 ईसा पूर्व के आसपास जब धरती पे गर्मी बढ़ी, तो ये जो बर्फ है ना, ये जो बर्फ है, ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई। और जब ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई, तो जहां पे बर्फ थी वहां पर खाली मैदान हो चुके हैं, है ना। वहां पर क्या हो चुके हैं? खाली मैदान। और उन खाली मैदानों के ऊपर अब नए नए पेड़ पौधे उगने लगे हैं, क्योंकि खाली मैदान होगा, नमी होगी, धीमे धीमे पेड़ पौधे उगने लगेंगे। तो नए नए पेड़ पौधे उगने लगे। और जब नए नए पेड़ पौधे उगने लगे, तो मानव को लगा कि हमें इन पेड़ पौधों को खा लेना चाहिए, क्योंकि भूख लगी हुई थी। और जब भूख लगी हुई थी तो इंसान को लगा कि हमें नए नए पेड़ पौधे खा लेने चाहिए। तो इंसान ने कुछ पेड़ पौधे खाने की कोशिश की, पर वो जो पेड़ पौधे खाने की कोशिश की वो जहरीले थे। और क्योंकि वो जहरीले थे तो इंसान की मौत हो गई। तो इंसान को डर लगने लगा कि यार ये तो बड़ा खतरनाक चीज है, इसको नहीं खाएंगे। लेकिन जब दोबारा भूख लगी तो इंसान को लगा कि यार ये वाला नहीं खाएंगे, बट ये तो खा सकते हैं। और जब ये वाला खाया, तो जब ये वाला पेड़ पौधा खा लिया, तो इंसान का पेट भर गया। और जब इंसान का पेट भर गया तो मानव को लगा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको खाने के बाद तुम्हारा पूरा पेट भर गया है। इसको उखाड़ के यहां से ले चलना चाहिए। कहाँ ले चलना चाहिए? इंसान जो है हवा से, पानी से, धूप से, किससे किससे बोला बेटा? हवा से, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, गरम गरम हवाएं चलती हैं हवा से। फिर बरसात से, पानी बरसता है ना, भीग जाओगे, बीमार हो जाओगे। ठंडी हवाओं से, जानवरों से, है ना,
समझ में आ रहा है? धूप से बचने के लिए इंसान कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था, प्राकृतिक गुफाओं में या नेचुरल केव्स में रहता था। और इसीलिए इंसान जो है इन पेड़ पौधों को उखाड़ के कहाँ ले जाना चाहता है? वो इन गुफाओं में ले के जाना चाहता है। और जब वो इन गुफाओं की तरफ लेके जा रहा था तो रास्ते में कुछ पेड़ पौधे जमीन में गिर गए। और जब गिर गए तो मानव ने कहा कि हमारे पास खाने को है बहुत सारा, तो इस पे इतना ध्यान दिया नहीं, गिर गया तो गिर गया, उसमें कौन बड़ी बात है। वैसे भी इंसान के पास जब खाने पीने को या समय बहुत होता है तो थोड़ा बहुत अगर समय चला भी जाता है तो उसे कीमत नहीं करता है। यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि थोड़ा बहुत खाने गिर गया तो कोई बात नहीं, बाकी अपने पास बहुत है, तो इसलिए इंसान जो है उसको छोड़ के बाकी अपना गुफाओं के अंदर चला गया। गुफाओं के अंदर जब चला गया तो गुफाओं के अंदर काफी समय बिताया, लेकिन जब खाना गुफा के अंदर खत्म हो गया तो वापस लौटा। और जब वापस लौटा तो उसने देखा कि जहां हमने खाना गिराया था वहां तो पेड़ पौधा उगाया है। अब इंसान को समझ में आया कि अगर खाने पीने के सामान को जमीन पे गिरा दिया जाए तो वो उगाता है। फिर इंसान गया, उठ थोड़ा सा उचाड़ा और फिर वापस आया। फिर खाना खत्म हुआ, फिर आया तो देखा कि यार, क्योंकि इस समय बरसात भी हो चुकी थी, तो देखा कि ग्रोथ और हो गई है। तब समझ में आया कि खाने पीने के सामान को गिरा दिया जाए, ऊपर से पानी डाल दिया जाए तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। इस प्रकार जो इंसान जो है वो क्या करना सीखा? इस प्रकार जो इंसान जो है खेती बाड़ी यही तो है कि आपने बीज को डाला, फिर उसको आपने देखा, फिर पानी डाला, फिर उगाया, यही तो है खेती बाड़ी। तो इसीलिए इंसान ने अपने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से खेती बाड़ी करना सीख लिया था। और खेती बाड़ी जब कर रहा था तो उसने खेती बाड़ी स्टोन के ही हेल्प से किया था कि नुकीला पत्थर किया, नुकीले पत्थर की सहायता से पूरा जंगल साफ किया जितना हो सकता था, और थोड़ा बहुत खेती बाड़ी कर लिया, है ना। ज्यादा उत्पादन नहीं किया, थोड़ा बहुत किया। और जब खेती बाड़ी किया तो खेती बाड़ी में जितना उत्पादन होगा तुम एक साथ तो खा नहीं जाओगे। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ कि अगर जितना खेती बाड़ी में उत्पादन होगा तुम एक साथ तो खा नहीं जाओगे कि पता चला जितना अनाज है एक साथ खा गए, ऐसा तो नहीं होगा। तो तुम्हें इस अनाज को रखना होगा। कहाँ रखोगे? किसी बर्तन में रखोगे या किसी चीज में रखोगे। अब बर्तन कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि अपने आप हमको मिल जाएगी, तो बर्तन को बनाना होगा, इसीलिए बर्तन क्या होगा? बनाया जाएगा। तो इंसान क्या करेगा? इंसान जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा या वस्तु निर्माण करेगा, और वो सुंदर सुंदर बर्तन बनाएगा। किस चीज के बर्तन बनाएगा बच्चे? जो हमारे पास में कच्चा माल उपलब्ध होगा। तो इंसान के पास कच्चा माल अभी क्या है? मिट्टी है। तो मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया, और उस मिट्टी के बर्तन में हमने इस अनाज को रखना शुरू कर दिया। इंसान का जीवन चल पड़ा। अब धीमे धीमे इंसान आगे बढ़ा। अब एक दिन खाली बैठा हुआ था। एक दिन खाली बैठा था तो खुराफात सूझी। ये मिट्टी खोद रहा था, तो मिट्टी खोदते खोदते किसी ने कहा कि थोड़ा सा और खोद देते हैं, और खोद देंगे तो जमीन के नीचे मजा आएगा। तो खोदते खोदते जमीन के काफी नीचे चले गए। और जब जमीन के काफी नीचे चले गए तो जमीन के नीचे इनको एक धातु मिल गई, इन्हें एक कॉपर मिल गया। ध्यान रखिएगा कि जब ये जमीन के काफी नीचे चले गए तो जमीन के नीचे से इन्हें क्या मिल गया? कॉपर या फिर तांबा मिल गया। याद रखिएगा कि इंसान ने सबसे पहले किस मेटल को डिस्कवर किया है? तो ध्यान रखिएगा कि कॉपर was the first metal discovered by the man। मानव के द्वारा खोजी जाने वाली पहली धातु कौन सी है? वो तांबा। वो अचानक से मिली थी, खुराफात का परिणाम था। और अगर तुम तांबे की बात करोगे तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो तांबा है वो स्टोन की तुलना में ज्यादा कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। पत्थर जो है वो पेड़ पे टकराएगा, वो टूट जाएगा, लेकिन जो तांबा है वो काट देगा। हो सकता है कि आगे जाके मुड़ जाए, लेकिन वो काटेगा जरूर। इसलिए पत्थर की तुलना में तांबा ज्यादा मजबूत है। और तांबा ज्यादा मजबूत है तो क्या होगा? जंगल को साफ करना, फॉरेस्ट को क्लीन करना, और क्लीन करके उसे एग्रीकल्चर लैंड में या कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट करना आसान होगा। और इसीलिए देखिएगा धीमे धीमे प्रोडक्शन बढ़ने लगा। और जब धीमे धीमे प्रोडक्शन बढ़ने लगा, खेती बाड़ी अच्छी होने लगी, तो लोगों को मौका मिला कि भाई अब खेती बाड़ी तो अच्छी हो रही है, और खेती बाड़ी अच्छी हो रही है तो फिर क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत भाई और भी काम करने चाहिए। हमारे पास खाली समय है तो बढ़िया बढ़िया बर्तन बनाओ, बढ़िया बड़े औजार बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। तो इंसान ने
बढ़िया बढ़िया खाली बैठे समय में क्या किया, सामान बनाया। और सामान बनाए तो उसे क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं या वस्तु का उत्पादन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इंसान ने शानदार बर्तन बना लिए, शानदार औजार बना लिए, शानदार हथियार बना लिए, शानदार तमाम चीजें बनाई। अब जब बनाई तो लोगों ने कहा कि हमको दे दो। बोला तुमको दे, बदले में हमको क्या मिलेगा, तो बदले में कुछ दोगे तब तुमको देंगे। तो लोगों ने सामान की अदला बदली की, और सामान की जो अदला बदली की उसे क्या कहते हैं, व्यापार, ट्रेड कहते हैं। और इस प्रकार व्यापार की शुरुआत हुई। अदला बदली को ही व्यापार कहते हैं, सामान का एक्सचेंज करना ही हम व्यापार कहते हैं। अब वो अदला बदली हम सामान के बदले सामान करें तो उसे बार्टर सिस्टम या वस्तु का आपस में विनिमय कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन जब वस्तु विनिमय फिर हो जाता है तब हमें एक ऐसी चीज की जरूरत होती है जिसके एक्सेप्टेबिलिटी चारों तरफ हो, वो है मनी। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए इंसान जो है अब धीमे धीमे व्यापार की तरफ बढ़ चुका था। और व्यापार के एक नियम होता है कि जब भी आप व्यापार करोगे, जब भी आप ट्रेड करोगे, तो आप नए नए मार्केट की तलाश करोगे, आप एक जगह से दूसरी जगह भटकोगे नए नए मार्केट के लिए। और इसीलिए इंसान जो है हिंदुस्तान के बाहर भी चला गया, और हिंदुस्तान के बाहर ही जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पहुंचा। और जब अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पहुंचा तो अफगानिस्तान में यहाँ पर इंसान को एक धातु मिली जिससे वो अभी तक अपरिचित था, वो था टिन। अब टिन मिल गया, माना को लगा कि यार इस टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करें, जब हम तांबे मिला देंगे। तांबा और टिन कैसे मिला सकते हैं, जब दोनों मेटल को, दोनों धातु को तुम उच्च तापमान पे, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करोगे तो दोनों किसके फॉर्म में आ जाएंगे, दोनों लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। और जब दोनों लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे तो दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए इंसान को लगा कि हमें इस कॉपर के अंदर टिन को ले जाकर मिला देना चाहिए। इसीलिए इंसान ने क्या किया, कॉपर तो उसके पास पहले ही से था, इस कॉपर को टिन में मिला दिया। कैसे मिलाया, जब दोनों धातु को अलग अलग उच्च तापमान पे, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। और जैसे लिक्विड फॉर्म में आए दोनों को मिक्स कर दिया। और जब दोनों को मिक्स कर दिया तो उसकी वजह से एक नई धातु बनी, इसका नाम क्या है, ब्रॉन्ज। इसका नाम क्या है, ब्रॉन्ज। और इसी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया लंबे समय तक। इसीलिए क्या कहा, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या कांस्य युगीन सभ्यता। यही है तुम्हारी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। मेरी बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या फिर कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसीलिए तुम देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हम आ चुके हैं समय इंडस वैली सिविलाइजेशन तक। इसीलिए तुम इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट नेम है, ध्यान रखिएगा। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम बताइए तो उनमें से एक नाम क्या है, उनमें से एक नाम जो है ब्रॉन्ज एज है, क्योंकि इसी दौरान पहली बार ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होगा। ओलंपिक देखा है, ओलंपिक में 3 मेडल होते हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और ब्रॉन्ज होता है, ये वही ब्रॉन्ज है। और तुम जाके देखोगे तो ये जो आखिरी वाली इमेज तुम्हें दिखाई थी, ये वाली, तो ये जो डांसिंग गर्ल की इमेज हमें मिली है मोहनजोदाड़ो से, ये किस चीज की बनी है, ब्रॉन्ज की, क्योंकि इस समय तक ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। मेरी बात समझ में आ रही है। अब तुम एक बात को समझो कि जो ब्रॉन्ज होता है ना, वो कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से स्टोन से और कॉपर से ज्यादा मजबूत है। क्योंकि स्टोन से ज्यादा ताकतवर क्या है, तांबा। और चूंकि तांबे में एक और धातु मिल गई, इसका मतलब ब्रॉन्ज ज्यादा ताकतवर हुआ। और अगर ब्रॉन्ज ज्यादा ताकतवर हुआ तो अब क्या होगा, बड़े पैमाने पर मैदान को या जंगल को साफ करना आसान हो जाएगा, उसको खेती लायक भूमि में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और जब खेती लायक भूमि में तुम कन्वर्ट कर दोगे जमीन को, तो ऐसे में खेती बाड़ी अच्छी होगी। और जितनी अच्छी खेती बाड़ी होगी उतना बेहतर वस्तु निर्माण होगा। जितना तुम्हारे पास घर में खाने को होगा ना, सुरक्षित होगे खाने में, उतना ही बेहतर तुम दूसरे काम भी कर पाओगे। खाने को नहीं होगा ना, तुम्हारा सारा दिमाग खाने पे लगा रहेगा। लेकिन जब तुम्हारे पास में एक अच्छा पैसा होगा, खाने पीने को होगा, तुम फ्री होके दूसरे काम भी कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे जैसे खेती बाड़ी की उन्नति होती जाएगी, वैसे वैसे मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होता जाएगा, और वैसे वैसे तुम्हारा सामान बहुत बेहतर होगा तो उसकी मांग बहुत बढ़ेगी, तो तुम्हारा ट्रेड एंड कॉमर्स
खूब बढ़ेगा। और ट्रेड एंड कॉमर्स इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था, गांव वाला कह रहे थे कि बाबू अब तुम गांव में मत रहो, तुम जाओ बड़े बड़े शहरों में रहो। और इसीलिए इस व्यापार वाणिज्य के विकास की वजह से, इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के डेवलपमेंट की वजह से धीमे धीमे अब लोगों ने क्या बसा लिए, नगर बसाए। और अगर तुम नगर में रहोगे तो क्या कहलाएगा, नगरीकरण। और ये नगरीकरण कहाँ हो रहा है, ये नगरीकरण हो रहा है भारत में। तो क्या कहला रहा है, भारत का नगरीकरण। और क्योंकि ये भारत में पहली बार नगरीकरण हो रहा है तो क्या कहते हैं, भारत का प्रथम नगरीकरण या फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम नगरीकरण या फिर फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया या फिर भारत का प्रथम नगरीकरण कहते हैं। भूलना नहीं, इसे क्या कहते हैं, भारत का प्रथम नगरीकरण या फिर फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये पहली दफा, ये पहला मौका है जब हिंदुस्तान में, ये पहला मौका जब हिंदुस्तान में शहर देखे गए हैं, अर्बन सेंटर्स देखे गए हैं, इंसान शहरी सभ्यता तक पहुंच गया है। समझ में, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्युगीन सभ्यता भी कहते हैं और इसी को हम भारत का प्रथम नगरीकरण भी कहते हैं। अब अगर तुमने नगर वर्ड यूज किया है या अर्बन सेंटर वर्ड यूज किया है तो उसका मतलब होता क्या है, तुम क्या समझते हो। अगर मैंने अर्बन वर्ड यूज किया है तो अर्बन का मतलब क्या है, नगर का मतलब क्या है। पहली बात, अगर तुम नगर शब्द को देखोगे तो जब भी नगर वर्ड यूज करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे जो मकान होते हैं वो पास पास होते हैं। शहरों के अंदर जो मकान होते हैं हमेशा पास पास मिलेंगे, मतलब शहरों के अंदर जगह ही नहीं बची है अब तो, छोटी सी भूमि होगी उसके कितने सारे पैसे लगते हैं। लेकिन जब गांव के अंदर जाके देखोगे तो गांव के अंदर तुम्हें मकानों के बीच में काफी डिस्टेंस मिलेगा। तो जब भी अर्बन सेंटर की बात करोगे मकान तुम्हें पास पास मिलेंगे, तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। और इससे भी इतर तुम अगर जाके देखो तो इससे भी अगर एक डिफरेंट एंगल में जाके देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम जब भी नगर वर्ड यूज करोगे तो नगर के अंदर तो जो लोग हैं वो या तो सामान बनाते हुए नजर आएंगे, या तो सामान बनाते हुए नजर आएंगे, या तो वो व्यापार करते हुए नजर आएंगे। शहर के लोग खेती बाड़ी में इंगेज नहीं होते, शहर के लोग खेती बाड़ी के रास्ते पैसे नहीं बनाते, वो खेत में काम नहीं करते हैं। शहर के लोग या तो सामान बना रहे होते हैं या सामान को बेच रहे होते हैं या कोई सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जैसे मैं टीचर हूं तो मैं आपको जो सर्विस दे रहा हूं तो मैं सर्विस सेक्टर में आता हूं। ये होता है आपका जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सेकेंडरी होता है, और जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है वो टर्सरी या फिर तृतीयक क्षेत्र होता है। तो शहर के जो लोग होते हैं वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं या वो काम करते हैं, वो खेती बाड़ी में नहीं करते। तुम जिस शहर से बिलोंग करते होगे, तो तुम शहर या गांव से बिलोंग करते हो, तुम आसपास देखोगे कि शहरों के अंदर या तो सामान बनाया जा रहा है या सामान को बेचा जा रहा है या तो सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। तुम्हारे शहरों के बीच में थोड़ा ना खेत है। इसका मतलब जब भी मैं अर्बन सेंटर की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स वहाँ के मकान पास पास होंगे और वहाँ के लोगों की जो आर्थिक जीवन होगा वो सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब वस्तु उत्पादन और उसको बेचना या फिर सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ में जुड़ा होगा। वो लोग उसी के माध्यम से अपना पैसा बनाते हुए तुम्हें नजर आएंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है। अब अगर मैंने नगर वर्ड यूज किया है तो नगर किसी ना किसी नदी किनारे होगा, क्योंकि इंसान बिना पानी के सरवाइव या बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकता, पानी चाहिए, है ना। पानी का नाम है तो 2 सेकंड का समय दीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। 1 सेकंड का समय दीजिए। इंसान बिना पानी के सरवाइव नहीं कर सकता, ये नियम है। इसलिए दुनिया का कोई भी शहर हो, कोई भी सभ्यता हो, कोई भी गांव हो, वो किसी न किसी नदी के किनारे या किसी न किसी प्राकृतिक स्रोत के किनारे जरूर होगा। और अगर भारत में बसने वाले पहले नगर हैं तो ये नगर भी किसी न किसी नदी किनारे जरूर बसे होंगे। तो ये नगर बसे ना, ये नगर बसे भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। ये भारत का उत्तरी हिस्सा है, नदन पार्ट है, और ये भारत का पश्चिमी इलाका है, वेस्टर्न पार्ट है। और ये जो इलाका इसे क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिमी इलाका। इसे क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिमी इलाका, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन।
और इसी उत्तर पश्चिम इलाके की सबसे जो फेमस रिवर है उसका नाम क्या है? इंडस। उसका नाम क्या है? इंडस। समझ में आ रहा है? और इंडस अकेले नहीं बहती, इंडस मतलब कह सकते हो इंडस या तुम सिंधु कह सकते हो। और इंडस या सिंधु अकेले नहीं बहती, इसके साथ में रावी है, झेलम है, सतलज है, व्यास है, चेनाब है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सहायक समझते हो? ये सहायक या ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कि जब किसी नदी का पानी किसी बड़ी नदी में या किसी और नदी में जाके मिल जाता है तो उसको हम उसकी सहायक नदी कहते हैं। जैसे यमुना का पानी जो है गंगा जी में जाके मिल जाता है, कहाँ मिलता है? इलाहाबाद के अंदर मिलता है, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, वहां जाके मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब यमुना जो है गंगा जी की सहायक नदी है। तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, है ना, सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं उसके आसपास। अच्छा, नदी के आसपास क्यों? नदी के आसपास रहोगे तुम्हें कई सारा फायदा मिलेगा। सबसे पहले तुम्हें पीने के लिए पानी, ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा। तुम्हें क्या मिलेगा? ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए पानी। तीसरा, दूसरा, अगर नदी किनारे रहोगे तो तुम्हें फर्टाइल लैंड मिल जाएगा एग्रीकल्चर के लिए, है ना, फर्टाइल लैंड चाहिए होता है, उपजाऊ भूमि चाहिए होता है। उसके अलावा तुम्हें सिंचाई करने के लिए पानी चाहिए होता है, तो इरिगेशन के लिए पानी मिल जाएगा। नदी किनारे रहोगे तो तुम्हें रास्ता तलाशने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सभी लोग नदी किनारे रहते थे, तो नदी किनारे 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 ट्रैवल करना आसान हो जाएगा। तो नदी किनारे रहने के ज्यादा फायदे हैं, इसलिए लोग नदी के आसपास रहेंगे। और आसपास रहेंगे, आसपास रहेंगे तो एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, घाटी या फिर वैली। और इन्हीं नदी के किनारे जो कि भारत में सभ्यता का विकास हुआ था, इसीलिए कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। यही है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका मतलब भारत के जो प्रथम नगर हैं, प्रथम शहर हैं या फर्स्ट अर्बन सेंटर्स, उनका विकास भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में हुआ था। किस नदी के किनारे? तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के इलाकों में। घाटी का मतलब होता है नदी के आसपास का इलाका, इसीलिए क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3 नाम तुम्हें अभी तक समझ में आए भाई। एक है ब्रॉन्ज एज, कांस्ययुगीन सभ्यता। दूसरा है भारत का प्रथम नगरीकरण या फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। और तीसरा नाम जो तुम्हें समझ में है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सी मैप पे देखो, मैं अगर तुम्हें क्लेम कर रहा हूं तो ये देखो, जो तुम्हें ये ब्राउन कलर से नजर आ रहा है ना मैप के ऊपर, ये जो ब्राउन कलर से तुम्हें नजर आ रहा है, ये इंडस वैली का पूरा सेटलमेंट है, ये यहाँ पे रहते थे। समझ में? यही है तुम्हारा भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका, ये भारत का उत्तरी इलाका है, ये भारत का पश्चिमी इलाका है। इसी के बीच में तुम्हें सभ्यता नजर आएगी। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करोगे तो इसका जो टाइमलाइन है ये है करीबन 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में, 2600 टू 1900 बीसी। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने बीसी बोला था ना, और बीसी में तुम्हें क्या सिखाया है कि गणना हमेशा या कैलकुलेशन हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर या घटते हुए क्रम में होती है। 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19। समझ में आ रहा है? लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये मैच्योर फेज है। इसका मतलब क्या है? मैच्योर फेज का मतलब होता है सबसे विकसित रूप में। एक होता है उसका विकास हो रहा है, एक होता है कि विकसित हो गया। तो इसका जो सबसे विकसित दौर है, सबसे विकसित सबसे बेहतर दौर है, जहां पे तुम जिसकी फीचर्स देखते हो, उसकी विशेषताएं देखते हो, तो यही इसकी विशेषताएं हमें 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के दौरान मिलती हैं। 2600 से पहले इसका विकास हो रहा था और 1900 के बाद इसका पतन होना या डिक्लाइन होना या अंत होना शुरू हो गया था। बात समझ में आ रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भारत के नॉर्थ वेस्ट एरिया में बसी हुई थी, जो भारत की पहली सभ्यता थी, इस दौरान भारत के जो पहले नगर बसे हुए थे, ये नगर समय के साथ बर्बाद हो गए। कैसे बर्बाद हुए हम इसको सबसे आखिरी में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप ये बात मानो कि ये सभ्यता बर्बाद हो गई। यहाँ पे जो शहरी व्यवस्था थी बर्बाद हो गई, यहाँ के जो लोग थे वो किसी और इलाके में चले गए और ये इलाके धीमे धीमे खंडहर हो गए। खंडहर हो गए तो लोग इनके बारे में भूल गए, फिर यहाँ पेड़ पौधे उगाए, तमाम चीज़ें बढ़ती गईं और ये खंडर के खंडर बढ़ते चले गए। लोग खंडरों के बारे में हमेशा के लिए भूल गए। कहानी हजारों साल बीतती गई और हजारों साल जब बीतती गई तो अब कहानी आई आज से 200 साल पहले। आज से 200 साल पहले हिंदुस्तान के इसी इलाके में
अंग्रेज भी थे, ब्रिटिशर्स, और जब अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, तो एक ब्रिटिश ऑफिसर इस इलाके में पहली बार पहुंचा, जहां पे वो खंडर हो चुके हैं ना, खंडर। तो ये आदमी पहली बार पहुंचा। इस आदमी का क्या योगदान है, क्या है, समझो। देखो, पंजाब की बात करते हैं, ये पंजाब का इलाका है। पंजाब की बात करोगे तो तुम जानते हो कि पंजाब दो हिस्सों में बटा हुआ है। पार्टीशन के बाद आधा पंजाब चला गया है पाकिस्तान में, और आधा पंजाब भारत में है। तो जो पाकिस्तान में पंजाब है, हम उस इलाके की बात कर रहे हैं, डिवीजन से पहले वो हमारा हिस्सा था। तो हुआ क्या कि जो पंजाब है ना, जो पाकिस्तान में है ना, वहां पे साहिवाल एक जगह का नाम है, साहिवाल। क्या नाम बच्चे, साहिवाल। साहिवाल ये कहाँ पड़ता है, पंजाब में एक जगह का नाम है साहिवाल, और वहां एक छोटा सा इलाका है हड़प्पा। नाम क्या है, हड़प्पा। तो ये हड़प्पा नामक जगह थी जहां वो खंडहर थे, जिसके हमें पहली बार एविडेंस हड़प्पा से मिले थे। तो ये आदमी जो है हड़प्पा के इलाके में पहुंचा था, पंजाब वाले इलाके में। इसको अपॉइंट किया था पंजाब वाले इलाके में, क्योंकि पंजाब उस समय जीतना था। और ये बात है 1826 की। और ये आदमी है कौन, ये आदमी है जो इन खंडरों में पहली बार पहुंचा। इसका नाम है चार्ल्स मेंसन। बेटा नाम मत भूलना, चार्ल्स मेंसन। तो चार्ल्स मेंसन ये पहला व्यक्ति था, यही है चार्ल्स मेंसन, जो हड़प्पा के खंडरों में पहुंचा था। समझ में आ रहा है। लेकिन चार्ल्स मेंसन इन खंडरों के अंदर पहुंचा तो उसने ज्यादा कुछ सोचने की कोशिश ही नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि उसको लगता था कि ये जो खंडर हमको मिले हैं, इन खंडरों का संबंध जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ है, सिकंदर महान के साथ है। सिकंदर महान ने भी इसी पंजाब वाले इलाके पे हमला किया था। तो उसको लगता था कि पंजाब के अंदर अलेक्जेंडर ने जिन इलाकों को रौंदा है, ये उसी के खंडर हैं। तो ज्यादा कुछ खुराफात करने की कोशिश नहीं की। ज्यादा खुराफात करने की कोशिश इसलिए भी नहीं की चार्ल्स मेंसन ने, क्योंकि और अलेक्जेंडर का विचार कहां से आया ये भी तुम समझो। चार्ल्स मेंसन गलती नहीं थी, क्योंकि हुआ क्या था कि जब ये पंजाब पहुंचा था उसके कुछ साल पहले, करीबन 1817 में, 1817 में, स्कॉटलैंड का रहने वाला स्कॉटलैंड का रहने वाला एक व्यक्ति, इसका नाम है जेम्स मिल। क्या नाम है, जेम्स मिल। एक नंबर का बदतमीज आदमी है जेम्स मिल। इसने किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब किताब का नाम हिंदी इंग्लिश में कॉमन रहता है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया क्यों, जिस वक्त ये किताब लिख रहा है उस वक्त इंडिया पर किसका कब्जा हो चुका था, ब्रिटिश का। तो इसीलिए क्या कह रहा है, ब्रिटिश इंडिया। और चूंकि उसी पर किताब लिख रहा है, इसलिए क्या लिखेगा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जैसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी तुमने सुना है ना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ये वही ब्रिटिश ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है। इसी किताब के अंदर इस बदतमीज आदमी ने इसी किताब के अंदर इस बदतमीज आदमी ने अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान के हमले को खूब बढ़ा चढ़ा के दिखाया। भारत के मामले में खूब बढ़ा चढ़ा के दिखाया, खूब बढ़ा चढ़ा के दिखाया। और ऐसे में क्या होता है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट के हमले को बढ़ा चढ़ा के लिखा, तो लोगों के नज़र में अब अलेक्जेंडर द ग्रेट फिर से हाईलाइट हो गया था। इसीलिए चार्ल्स मेंसन इन खंडरों को समझ ही नहीं पाए। उनको लगा कि शायद ये वो इलाका है जहां पर कभी सिकंदर ने हमला किया था, इसलिए ज़्यादा दिलचस्पी ली नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। और इसीलिए जो मामला था वो यहीं पर दबकर रह गया। फिर समय बीतता गया, इस इलाके में एक आधा लोग और भी पहुंचे। लेकिन जब कहानी आई 1861, ये आपने फोटो नहीं देखी होगी तो मैं बताता हूं 1861 में क्या हुआ था। 1861 में एक इंस्टीट्यूशन का विकास हुआ, एक संस्था बनी, और उस संस्था का नाम था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एक विभाग का नाम है। हिंदी में कहते हैं भारतीय पुरातात्विक विभाग। बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये संस्थान भारतीय पुरातात्विक विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना है। अब यहाँ पे तुम्हें मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, उस शब्द का पहले भाव समझो। यहाँ मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है पूरा, और फिर यहाँ पे लिखा है तत्व। यहाँ पे पूरा का मतलब होता है, यहाँ पे पूरा का मतलब होता है पुराना, एंशिएंट।
और यहाँ पे तत्व का मतलब होता है चीजें। क्या होता है? चीजें, पुरानी चीजें। तो जो लोग पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, और उनके विभाग को आर्कियोलॉजिकल कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये स्टैब्लिश किया गया था 1861 में, और इसके जो पहले अध्यक्ष महोदय हैं आपके सामने हैं। कौन है? यही है वो महोदय। समझ में आ रहा है? यही है वो महोदय जिनका नाम है, ये देख रहे हो अंग्रेज को, जिसका नाम है मेजर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? आसान भाषा में अलेक्जेंडर कनिंघम जानो, अलेक्जेंडर कनिंघम। समझ में आ रहा है? ईएसआई का पहला अध्यक्ष कौन था? ये आदमी था, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम की फोटो तुम्हें देखनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में अलेक्जेंडर कनिंघम तुमसे बार बार पूछता है। ठीक है, ईएसआई के पहले अध्यक्ष कौन? यही वो महोदय थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो एसआई के पहले अध्यक्ष थे, इनसे इस घटना का संबंध है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। हुआ क्या था? हुआ क्या था कि जब ये अलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई के अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे थे, उस वक्त भारत में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। तुम्हें पता है ना कि भारत में जो पहली रेलवे लाइन बिछी है वो 1853 में बिछी हुई है। अब ऐसे में क्या था कि बॉम्बे के बाद में फिर वो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में ट्रैक बिछाई जा रही थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो पंजाब का इलाका था, इस पंजाब के इलाके के अंदर भी रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। और हुआ क्या कि पंजाब के अंदर जब रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी, पंजाब के अंदर जब रेलवे ट्रैक पंजाब के अंदर जो रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी, तो हुआ क्या कि जब रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी तो एक नियम होता है कि पहले आप ईंटें बिछाते हो फिर पट्टी रखते हो, लेकिन ईंटें कम पड़ गई थी। और जब ईंटें कम पड़ गई थी तो मजदूरों को लगा कि इंतजार करते हैं, तो वो इंतजार कर रहे थे। और जब वो इंतजार कर रहे थे तो किसी एक मजदूर की नजर खंडहर पे पड़ी, वही हड़प्पा के खंडहर थे जहां पे चार्ल्स मेंसन गया था। तो उनको लगा कि खंडहर तोड़ देंगे तो ईंटा मिलेगा, ईंटा मिलेगा तो हम ईंटे को बिछा देंगे, काम शुरू कर देंगे। तो ये सारे मजदूर ईंटें तोड़ने के लिए, खंडहर तोड़ने के लिए पहुंचे। लेकिन जैसे ही खंडहर तोड़ने के लिए पहुंचे, भाई साहब वहां से सामान मिलना शुरू हो गया, लाश मिलना शुरू हो गई, कंकाल मिलना शुरू हो गए, स्केलेटन, मोहरें मिलना शुरू हो गई। मोहर, सील, तुमको दिखाया था मैंने, अभी दिखाता हूँ। सील मिलना शुरू हो गई। उसके बाद में ईंटा मिलना शुरू हुआ, तो बहुत सारा सामान मिला। अब जब सामान मिलना शुरू हो गया तो उन्होंने अपने अधिकारी को बताया, और उस अधिकारी ने सीधे पहुंचा दी खबर किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इनको सामान ला के दिखाया गया। अब इनको क्या क्या सामान ला के दिखाया गया? हड़प्पा से संबंधित ईंटें ला के दिखाई गई, ईंटें, है ना, ईंटें ला के दिखाई गई। उसके बाद में ईंटों के बाद में वहां से उनको मोहर ला के दिखाई गई। बेटा मोहर मैं दिखाता हूँ, ये वाली मोहर, तुम थोड़ा सा मोहर देख लो, नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं। ये मोहरें, ये 6 अलग अलग मोहरें हैं, 1 2 3 4 5 6, ये मोहरें ला के दिखाई गई। सील होता है, स्टैंप होता है ना, सील, ये मोहर ला के दिखाई गई। अब ये सब जब दिखाया गया तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ईंट का जो साइज था वो सेम ऐसा ही था जैसे हमारे घर की ईंटें होती हैं, तो उनके लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। बट ये चीजें जो थी वो समझ नहीं पा रहे थे, वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि ये किस दौर की है। दिक्कत क्या थी कि इंडियन हिस्ट्री में कहीं पर भी इंडस वैली के बारे में सिंगल पॉइंट भी नहीं लिखा है। अगर अंग्रेजों को इतना भी भनक होता है तो अंग्रेज खोज डालते, लिखा नहीं था। तो इसने उतना ज्यादा लोड नहीं लिया इस चीज को लेकर। और लोड नहीं लेने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि अलेक्जेंडर कनिंघम वॉज मोर इंटरेस्टेड इन बुद्धिज्म। अगर आप अलेक्जेंडर कनिंघम को देखोगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में कहते हैं कि उसका बौद्ध धर्म को लेकर कुछ ज्यादा ही जीवन बीता था। उसने बौद्ध धर्म को लेकर खूब पढ़ाई की थी, खूब जाना था, तो उसी को लेकर सोचता था, तो उसने दूसरी बातों को लेकर लोड ही नहीं लिया। अगर तुम इस इमेज को देखोगे तो तुम्हें इस इमेज के पीछे नजर आएगा कि यहाँ पे बुद्ध की इमेजेस रखी हुई हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियां रखी हुई हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियां रखी हैं, जो ये दर्शाता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम का मैक्सिमम समय जो है वो इन बुद्धिज्म में बीता है। इसलिए उसने उन चीजों को लेकर उतना जोर नहीं लगाया, उतना ध्यान नहीं दिया। कहानी आगे बढ़ चुकी थी, कहानी आगे बढ़ते आ चुकी थी 1920 में। 1920 की बात है, 1920 की बात है, 1920 की बात है।
मैं यहाँ लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1920 की बात है। 1920 में 1920 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनते हैं ये प्रोफेसर जॉन मार्शल। ये हैं जॉन मार्शल, बड़े हैंडसम लग रहे हैं ना। तो प्रोफेसर जॉन मार्शल थे, वो ASI के अध्यक्ष बने। नीचे लिखा भी इनका नाम है जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल जब अध्यक्ष बने तो इन्हें ये पक्का पक्का श्योर था कि जो खंडर मिले हैं वहां से कोई ऑथेंटिक या पक्का कोई जानकारी हमें मिलने वाली है। तो जॉन मार्शल जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि भाई कुछ तो है वहां पर। इन्होंने ब्रिटेन की सरकार से अनुमति ली, परमिशन ले कि भाई जाने दो वहां पे खुदाई वगैरह का काम करवाने दो। ब्रिटेन की सरकार ने अनुमति दे दी कि चलो तुम ट्राई करो। याद रखना कि इस समय 1920 में भारत में वाइसरॉय कौन है। वाइसरॉय क्या होता है पता है? वाइसरॉय एक पोस्ट होता है। इस पोस्ट पे कौन है? तुमने नाम सुना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म? तो यहाँ पे दो शब्द है, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू बड़ा अधिकारी है, लंदन में रहता है, और चेम्सफोर्ड भारत में वाइसरॉय है, वाइसरॉय पद है, उस पद पे बैठा हुआ है ये चेम्सफोर्ड है, ये छोटा अधिकारी है ना। तो याद रखिएगा इस समय वाइसरॉय के पोस्ट पे कौन है? चेम्सफोर्ड है। असल बात यह है कि चेम्सफोर्ड से अनुमति ली गई थी। चेम्सफोर्ड ने कहा कि ठीक है करो, क्या दिक्कत की बात है, तुम्हें ऐसा लगता है तो। इसीलिए चेम्सफोर्ड के फिर अनुमति देने के बाद प्रोफेसर जॉन मार्शल लग गए एक्सकेवेशन में। अब जॉन मार्शल तो भाई एएसआई के अध्यक्ष खुद तो काम करेंगे नहीं, तो इन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने सहयोगियों को पकड़ा कि बाबा देखो कुछ है वहां पर। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए ये हैं दयाराम साहनी अंकल, ये हैं दयाराम साहनी। लग रहा है ना पुराने जमाने के अंकल टाइप लोग, बस वही है दयाराम साहनी, इसलिए नाम का दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी की बात करें तो यही वो दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी है जिनको बोला गया था कि सर एक काम करो, जहां से हमें इसके बारे में पहली बार एविडेंस मिले हैं वो है हड़प्पा। रंग चुनना पड़ रहा है, कौन सा रंग लें? हड़प्पा। तो हड़प्पा की खुदाई में लग जाइए गुरुदेव। तो इसीलिए हड़प्पा की जो खुदाई है वो 1921 में किसके लीडरशिप में शुरू हुई थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। तुम्हें दयाराम साहनी नाम कैसे याद रहेगा? DRS देखा है कभी क्रिकेट में? चीते की चाल, बाज की नजर और धोनी के फैसले पे कभी शक नहीं करते हैं ना। DRS, दयाराम साहनी, याद रखना। दयाराम साहनी की बात करें तो दयाराम साहनी सर ने जो है हड़प्पा का खुदाई करना शुरू किया। वहां से बहुत सारा सामान मिला। अब सामान जब और ज़्यादा मिलने लगा तो जॉन मार्शल को और दयाराम साहनी को ये पक्का हो गया कि ये कुछ ना कुछ तो संकेत हैं, हमें आसपास और भी इलाके खोजने चाहिए। तो हड़प्पा से थोड़ी दूर जाइएगा तो पाकिस्तान में सिंध में एक जगह पड़ती है मोहनजोदाड़ो। अगर मैप पे देखोगे तो ये देखो, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तुम्हारा जो है ये हड़प्पा है, ये रहा हड़प्पा। और अगर उससे थोड़ा नीचे आओगे तो सिंध वाले इलाके में तुम्हें मोहनजोदाड़ो मिलेगा। तो मोहनजोदाड़ो वाले इलाके में ये लोग पहुंचे कि भाई यहाँ भी जरूर कुछ है, यहाँ भी खंडर है। तो यहाँ की खुदाई के काम, यहाँ पे दयाराम साहनी अंकल एंगेज थे, तो यहाँ पे तुम कुछ कह सकते नहीं थे। तो यहाँ की खुदाई की जिम्मेदारी इनको दी गई। ये हैं, तुमने नाम सुना है रखाल दास बनर्जी, जो हैं RD बनर्जी, है ना। RD बनर्जी को 1922 में बोला गया कि आप मोहनजोदाड़ो का एक्सकेवेशन कार्य, खुदाई वाला कार्य कीजिए। तो ये मोहनजोदाड़ो की खुदाई में लग गए थे RD बनर्जी साहब, यही हैं। तुम्हें लग रहा है जेठालाल चंपकलाल गड़ा जैसी फोटो तारक मेहता में देखा होगा तुमने, ठीक है। तो RD बनर्जी कैसे याद रहेगा? जो बनर्जी लोग होते हैं उनकी फेवरेट, जब बंगाली होते हैं ना, बनर्जी लोग बंगाली होते हैं, उनका जो फेवरेट फेस्टिवल होता है वो होता है, उनका फेवरेट फूड होता है रसगुल्ला होता है। और फेवरेट जो फूड हो, तो फेवरेट उनका फेस्टिवल होता है वो दुर्गा पूजा होता है। तो रसगुल्ला हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, और बंगाली हो गया RD बनर्जी। तो RD बनर्जी साहब जो है 1922 में मोहनजोदाड़ो का एक्सकवेशन किए, खुदाई कार्य किए। और जब मोहनजोदाड़ो खुदाई कार्य किए तो वहां से सामान मिलना शुरू हुआ। और वहां से जो सामान मिला, जैसे कि मोहरें मिली, बर्तन मिला, बहुत सारा सामान मिला। तो जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और RD बनर्जी साहब सोच रहे हैं यार किस दौर का है, हम लोग जब जिस दौर के हैं अंग्रेज इस दौर का तो आई नहीं, तो हम लोग हमारे लिए तो अननोन है चीज। दयाराम साहनी सर ने कहा कि हमसे पहले, हम लोग से पहले मुगल्स थे, तो ये मुगल काल का भी नहीं है। मुगल से पहले दिल्ली के सुल्तान वगैरह थे, उस दौर का भी नहीं है।
फिर चोल काल का उस दौर का भी नहीं है, या फिर उससे पहले जो हर्षवर्धन है उसका दौर का भी नहीं है, उससे पहले गुप्त पीरियड, उससे पहले कनिष्क का दौर, उससे पहले मौर्य का दौर, उससे पहले बुद्ध का दौर, उससे पहले वैदिक दौर। भाई ये किसी भी दौर का नहीं था। फिर धीमे धीमे ये बात जॉन मार्शल को समझ में आई कि यार ये तो भारत की पहली सभ्यता है जिसके बारे में अभी तक तो हमें जानकारी नहीं थी। ये बात पक्की पक्की इन्होंने पहले की, पहले कंफर्म किया, और जब कंफर्म हुआ तब जाके जॉन मार्शल ने 1924 में बताया, 1924 में दुनिया को बताया कि भाई भारत में भी एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, भारत में भी एक सभ्यता थी जिसके बारे में आज तक हमें जानकारी नहीं मिली है। और उस सभ्यता का नाम रखा गया हड़प्पा। क्यों रखा गया? क्योंकि उस सभ्यता का असल में नाम क्या है किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि उस दौर के जो लोग हैं वो मर चुके हैं, उनके बारे में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। और यहां से जो स्क्रिप्ट मिली है, जैसे मोहरों को देखोगे, ध्यान से देखना, इन मोहरों को देखोगे तो इन मोहरों पे कुछ लिखा हुआ है, इन मोहरों पे कुछ लिखा हुआ है, इन मोहरों पे कुछ लिखा हुआ है, या इन मोहरों पे कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है आज तक कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पाया है। तो इंडस की जो स्क्रिप्ट है या सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक अननोन है, वो कोई नहीं जानता है, इसीलिए कोई जान ही नहीं पा रहा था। तो उस दौर के लोग मर चुके हैं, इंडियन हिस्ट्री में कहीं लिखा नहीं हुआ, वहां की लिपि पढ़ पाई नहीं है, तो नाम तो कुछ तो रखना पड़ेगा ना। तो फिर सोचा कि क्यों ना जहां से इसके बारे में पहली बार जानकारी मिली है क्यों ना इसी के नाम पे रख दें। और जानकारी मिली थी हमें हड़प्पा नामक स्थान से, वही हड़प्पा जो दिखाए ना मैप के ऊपर, उसी हड़प्पा से जो कि हमें पहली बार जानकारी मिलती है। इसीलिए 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 इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। समझ में आया कि नहीं आया? और इस समय 1924 में वाइसरॉय, याद रखिएगा चिल्सफोर्ड नहीं है, इस समय 1924 में वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड रीडिंग है, ये भूलना मत। समझ में आया? आसपास क्या हो रहा है उसको भी पढ़ो। अब ऐसे में क्या हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दुनिया को पता चल गया, तो 4 नाम सेट हो गए। ब्रॉन्ज एज, फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सभ्यता। मतलब कांस्युगीन सभ्यता, भारत का प्रथम नगरीकरण, उसके बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता और ये हड़प्पा सभ्यता। 4 नाम क्लियर हो गए। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और भी नाम है, आपको वो जानना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक और नाम है वो है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री बोलोगे तो भी ठीक है, और प्रोटो हिस्ट्री के अलावा हिंदी में कहते हैं इसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये आद ऐतिहासिक काल क्या है? हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को जानने के 2 स्रोत या 2 सोर्सेज होते हैं। आप 2 तरीके से इतिहास जान सकते हो। पहला, वहां से कोई पुराना सामान मिल जाए, कोई आपको आर्कियोलॉजिकल चीजें मिल जाएं, कोई पुरातात्विक पुराना चीजें मिल जाएं जिसको देखकर बता दो कि वहां पर क्या हो रहा होगा। और दूसरा होता है रिटन डॉक्यूमेंट्स, कुछ लिखित साक्ष्य होते हैं। यही 2 स्रोत होते हैं, लिखित साक्ष्य होते हैं। इन्हीं 2 सोर्स के आधार पर इतिहास को लिखा और जाना जाता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो हिस्ट्री के 2 सोर्सेस हैं, पुरातात्विक और लिखित स्रोत हैं, इनको आधार बनाकर हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि भाई पुरातात्विक स्रोत हैं और लिखित स्रोत हैं, इन्हीं को आधार बनाया गया और इन्हीं को आधार बना के हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है तुम्हारा प्री हिस्ट्री, जिसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। बेटा ध्यान से देखना, प्राग ऐतिहासिक काल या फिर प्री हिस्ट्री है। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल या जो प्री हिस्ट्री है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है समझो। प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा समय है जहां से हमें कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। उस दौर के बारे में जानने के लिए हम केवल पुरानी चीजों पर निर्भर है, जैसे कि स्टोन एज की बात करोगे, मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिखता हूं क्योंकि
आई थिंक ये साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, मैं रंग भी यही वाला इस्तेमाल करूंगा। ये है तुम्हारा प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री कहते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं प्राग लिखो, फिर ऐतिहासिक काल लिखो। प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा समय जब हमें वहां से उस दौर से कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, हम केवल उस दौर के बारे में जानने के लिए पुरानी वस्तुओं पर निर्भर करते हैं, जैसे वहां के पत्थर के औजार हैं, हथियार हैं, वहां के बर्तन हैं, ऑर्नामेंट्स इत्यादि। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे स्टोन एज, स्टोन एज की बात करोगे तो स्टोन एज या पाषाण काल के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है उनके पत्थरों से मिलती है, उनकी पेंटिंग से जानकारी मिलती है, बस। दूसरा होता है दूसरा पार्ट जो उसे कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, जो इंडस वैली का नाम भी है प्रोटो हिस्ट्री या फिर आदि ऐतिहासिक काल। अगर आप प्रोटो हिस्ट्री को पढ़ोगे या आदि ऐतिहासिक काल पढ़ोगे तो पाओगे कि जो प्रोटो हिस्ट्री है या आदि ऐतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्ट्री या बच्चे आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा समय है कि जब इंसान के बारे में जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी हैं और इंसान ने उस वक्त लिखना सीख भी लिया है। पर समस्या क्या है कि जो इंसान ने लिखना सीखा या इंसान ने लिखा, उस लिखावट के बारे में हम कुछ पढ़ नहीं सकते हैं। लिखा हुआ क्या है, नो वन नोस, किसी को नहीं पता कि उस पर क्या लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? उस पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता, इसीलिए उसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। समझ में आ रहा है? इंसान लिखना तो जानता है, जैसे तुमने देखा इंडस वैली के अंदर लिखावट हो चुकी थी, विकास हो चुका था, बट क्या लिखा है किसी को नहीं पता, उसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूं कि लिखावट का क्या महत्व होता है। तुम्हारी जेब में 10 रुपए हो ना, तो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे, लेकिन 10 लाख रुपए हो या 20 लाख रुपए या 50 लाख या 100 मतलब 1 करोड़ रुपए हो, तो तुम्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि कितना पैसा इधर गया है, कितना पैसा उधर गया है। तो तुम्हारी जेब में जब पैसा आना शुरू हो जाएगा तो तुम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, और दिखाता है कि रिकॉर्ड अगर हम मेंटेन करते हैं, इसका मतलब हम कुछ, हमारे पास चीज़ें हैं, हमारे पास स्टेबिलिटी है। इसका मतलब सिविलाइजेशन उस या सभ्यता या मानव उस अवस्था तक पहुंच गया था कि जहां पर वो चीज़ों को संभाल के रख सकता था। समझ में आ रहा है? और तीसरा होता है समान इतिहास। तीसरा कौन सा होता है? समान इतिहास होता है, जनरल हिस्ट्री होता है। जनरल हिस्ट्री, समान इतिहास, क्योंकि उस दौर के बारे में जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी हैं और लिखित स्रोत भी हैं। पुरातात्विक स्रोत भी हैं और लिखित स्रोत भी हैं, इसे हम कहते हैं अपना जनरल हिस्ट्री कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा। जैसे कि मौर्य काल, क्योंकि मौर्य काल के बारे में जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का इंस्क्रिप्शन, अशोक मौर्य के इंस्क्रिप्शंस, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो अभी जर्जर अवस्था में है, या उस दौर की किताबें मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या दूसरे दौर के लोगों ने उस दौर के बारे में लिखा, वो तमाम स्रोत। समझ में आ गया? अब चूंकि ये वाले फीचर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में मैच करते हैं, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई सारी डेवलपमेंट कैसे कैसे क्या हो गया। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भारत की पहली सिविलाइजेशन है, भारत की पहली सभ्यता है, ये कहां से कहां तक बसी हुई है, इस बात को भी समझो। अब मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनना, तुम्हें जनरली चीजें मिलेंगी नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे अगर तुम इंडिया की बात करोगे तो इंडिया की अपनी एक ज्योग्राफी है, अपनी एक भौगोलिक सीमाएं हैं। जैसे ऊपर कश्मीर है, नीचे कन्याकुमारी है, इधर गुजरात है और इधर अरुणाचल, इसी के बीच में भारत मानते हैं कि बसा हुआ है। अगर भारत की अपनी भौगोलिक सीमा है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भारत की पहली सभ्यता है, उसकी भी अपनी भौगोलिक सीमा होगी, वो किसी ना किसी क्षेत्र के बीच में रहते होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल सेटलमेंट पढ़ो। क्या पढ़ो? ज्योग्राफिकल सेटलमेंट पढ़ो। ज्योग्राफिकल सेटलमेंट पढ़ो, या फिर कि वो किन क्षेत्रों में रहते थे, वो भौगोलिक क्षेत्र पढ़ो। समझ, भौगोलिक आवास पढ़ो। बेटा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये जितना आसान तुम्हें दिखता है उतना आसान है नहीं, बहुत टेक्निकल है। तो कहाँ रहते थे इस बात को समझो।
इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करोगे तो ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ रहते थे, इस बात को समझो। ये रहते थे अफगानिस्तान में, उसके बाद पाकिस्तान में, और तीसरा वो कहाँ रहते थे, भारत में। अब यहीं पर मामला गड़बड़ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के क्षेत्र में। अब कौन सा अफगानिस्तान, इसको मैप पे देखो। अगर तुम देखोगे ध्यान से, देखोगे तो ये वाला जो है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ क्षेत्र तुमको अफगानिस्तान मिलेंगे। अब अफगानिस्तान सटा है पाकिस्तान से भी, और अफगानिस्तान की सीमा टकराती है ईरान से भी। अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान से भी टकराती है और अफगानिस्तान की सीमा ईरान से टकराती है। तो कौन सा अफगानिस्तान, ऐसा अफगानिस्तान जो पाकिस्तान सटा हुआ है। सही बात है। अगर पाकिस्तान से सटा हुआ है तो क्या बोलेंगे, ईस्ट अफगानिस्तान। तो हमें हड़प्पा सभ्यता के कुछ जगह हमें ईस्ट अफगानिस्तान या फिर पूर्वी अफगानिस्तान के इलाकों से मिलेंगी। ठीक बात है। फिर पाकिस्तान हमारा पूरा का पूरा आ जाएगा, ये वाला इलाका पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर इंडिया की बात करो, इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में तुम जाके देखोगे, इंडिया में अगर तुम लिखोगे उत्तर भारत में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स जो हैं वो आपको पूरे उत्तर भारत में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। मिलेंगी भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में। कहाँ मिलेंगी, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में। भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में इंडिया में कहाँ मिलेंगी, इंडिया मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, लेकिन भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। समझ में आ रहा है, ये वाला इलाका। और इस वाले इलाके में कौन कौन से इलाके आते, देखो बच्चे, अगर इस इलाके में जाके देखोगे तुम्हें मिलेगा, इस वाले इलाके में जाके देखोगे तुम्हें देखने को मिलेगा, ऊपर क्या मिलेगा, कश्मीर, कश्मीर, नीचे उतरो पंजाब, और उतरो हरियाणा, और उतरो नीचे, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यहां देखो राजस्थान, राजस्थान, और उतरो यहां पर गुजरात, और उतरो गुजरात। इलाका होगा कि नहीं होगा, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तुमने ही तो पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं यहां मिलेंगी। अब तुम्हें कुछ साइट्स तुम्हें महाराष्ट्र में मिलेंगी और कुछ साइट्स तुम्हें उत्तर प्रदेश के इलाके मिलेंगी। अब यहाँ पे भी तुम्हें टेक्निकल मामला समझाता हूँ। टेक्निकल क्या है कि महाराष्ट्र जो है वो गुजरात से भी सटा हुआ है और कर्नाटका से भी सटा हुआ है। तो कौन सा महाराष्ट्र, तो जो गुजरात से सटा हुआ है। समझ में आया। तो जो में हड़प्पा से संबंधित साइट्स जो हैं वो तुम्हें गुजरात, महाराष्ट्र में मिलेंगी, लेकिन जो गुजरात सटा हुआ उस तरफ मिलेंगी। और उत्तर प्रदेश में भी तुम्हें कहां से मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में कौन सा उत्तर प्रदेश, जो बिहार के साथ है या हरियाणा के साथ है, तो हरियाणा वाला जो हरियाणा के साथ सटा हुआ है, तो आपका वेस्ट यूपी के इलाके में। समझ में आया कि नहीं आया। तो जो टेक्निकल बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं वो टेक्निकल बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ऐसा अपर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में तुम्हें मिलेंगी और तुम्हें वेस्ट यूपी के इलाके में मिलेंगी। अगर तुम्हें ये बात पता है तो तुम्हारे लिए पढ़ना आसान है, और तुम्हें अगर ये नहीं पता है तो तुम इसको याद करते करते दोस्त परेशान हो जाओगे। बात समझ में आ रहा है। तो ईस्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका, जहां पे मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन इलाकों में साइट्स मिलेगी। ये तो याद करते हो ना। फिर ऐसा कश्मीर जो पंजाब से सटा हुआ है, कुछ जगह यहाँ, हल्का सा यहाँ, हल्का सा यहाँ। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। अब मैपिंग मैंने ये कर दी। अब मैपिंग को दो लेवल पे और लेकर आओ। एक होता है इसका लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन पढ़ना है। लीनियर समझते हो, लीनियर मतलब होता है, मतलब इसका मोटे मोटे तौर पे कहां से कहां तक विस्तार है, मोटे मोटे तौर पर कहां विस्तार है। एक होता है विस्तृत विस्तार। समझो, बहुत जरूरी है बच्चे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्यों तुम्हें परेशानी होती इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसीलिए होती क्योंकि तुम ठीक से नहीं पढ़ते हो। मोटे तौर पे विस्तार का मतलब है कि एक स्वाभाविक सी बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक उत्तरी हिस्सा होगा, एक दक्षिणी हिस्सा होगा, एक पूर्वी हिस्सा होगा, एक पश्चिमी हिस्सा होगा, उसी के बीच में बसा होगा। सही बात है। एक इसका उत्तरी हिस्सा होगा, एक इसका पश्चिमी हिस्सा होगा, एक इसका पूर्वी हिस्सा होगा, एक पश्चिमी हिस्सा होगा, उसी के बीच में बसा होगा। ये दिखाता है कि इसका लीनियर एक्सपेंशन या फिर
मोटे मोटे तौर पे एक्सपेंशन दिखाता है कि किसके किसके बीच में, इसी के बीच में बसा होगा। बात समझ में आ रहा है? फिर हम विस्तृत की बात करेंगे। अगर तुम बात करोगे इसके, ये कहाँ से कहाँ तक बसा हुआ है, इसका उत्तरी हिस्सा क्या है, दक्षिणी हिस्सा क्या है, पूर्वी हिस्सा क्या है, पश्चिमी हिस्सा, उसी के बीच में ही होगा। तो इसका जो उत्तरी हिस्सा है तुम्हारे मैप पे नजर आएगा, ये देखो, ये है मांडा। मैं मांडा को अलग से लिख भी देता हूं, MANDA, मांडा। मांडा कहाँ है? कश्मीर में। किस नदी के किनारे पर स्थित है? चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। मांडा कैसे याद है? क्यूट सा होता है बेटा, पांडा बहुत क्यूट होता है, वहां से याद करना, क्यूट सा होता है पांडा। इसका मतलब क्या है कि मांडा के ऊपर तुम्हें हड़प्पा से संबंधित साइट्स देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा तुम्हें एक और साइट दिखाता हूं नीचे, अगर मुझे एक मैप पे और मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं है, ठीक। अगर तुम देखोगे यहाँ वाले जहाँ पे लोथल लिखा हुआ है, लोथल से थोड़ा नीचे उतरोगे तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा दायमा, दायमाबाद। क्या मिलेगा बेटा? दायमाबाद। अगर तुम दायमाबाद को पढ़ोगे तो दायमाबाद कहाँ पड़ता है? दायमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, क्योंकि मैंने कहा था ना कुछ इलाके तुम्हें महाराष्ट्र मिलेंगे। तो दायमाबाद महाराष्ट्र में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी हिस्सा है। और अगर वो इलाका है ना, तो किसी न किसी नदी किनारे होगा। तो याद रखना ये प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। दायमाबाद हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी हिस्सा है जो कि प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। और प्रवरा का जो पानी है वो गोदावरी नदी में जाकर मिल जाता है। इसका मतलब प्रवरा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी हिस्सा मांडा है, जबकि दक्षिणी हिस्सा दायमाबाद है। मांडा के ऊपर तुम्हें इलाके नहीं मिलेंगे हड़प्पा से संबंधित, और दायमाबाद के नीचे नहीं मिलेंगे। और याद कैसे रहेगा? मांडा तुमने याद कर लिया, क्यूट सा होता है पांडा। और दायमाबाद क्या है? तुम्हारा दम घुटता है। कभी तुम लखनऊ में आना, तो लखनऊ में एक जगह है अमीनाबाद। अमीनाबाद कभी तुम चले जाओ फेस्टिवल के टाइम, स्पेशली दिवाली के समय, भाई साहब इतना रश मिलेगा, इतना रश मिलेगा कि तुमको लगेगा कहाँ आगे फंस गए यार। तो दम घुटेगा अमीनाबाद पे, दैट इज दायमाबाद, ठीक है, याद रखना। अब इसका पूर्वी इलाका देखो। अगर तुम पूर्वी इलाके की बात करोगे तो यहाँ पर आओ, यमुना नदी के पास में, यहाँ पर जगह का नाम है, जगह का नाम है आलमगीरपुर। जगह का नाम क्या है? आलम लिखो, फिर गिर लिखो, और फिर पुर लिखो। बेटा पुर का मतलब होता है शहर, जैसे कानपुर, जयपुर, जोधपुर, वैसे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की बात करोगे तो आलमगीरपुर है कहाँ? आलमगीरपुर जो है मेरठ में है। मेरठ कहाँ पर आता है? मेरठ आता है तुम्हारे वेस्ट यूपी में। कहाँ पर आता है? तुम्हारे वेस्ट यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और ये किस नदी के किनारे पर है? हिंडन। हिंडन का पानी किस नदी में जाके मिल जाता है? यमुना। तो यमुना की सहायक नदी है ये हिंडन। और ये इसका पूर्वी इलाका, इसका मतलब आलमगीर के आगे अभी तक हड़प्पा से संबंधित कोई साइट हमें नहीं मिली है। समझ में? इसका जो सबसे ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो आलमगीर, इसके मतलब आगे कुछ नहीं मिलने वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रखिएगा, मुगल बादशाह औरंगजेब का नाम भी आलमगीरपुर है, आलमगीर है, वहां से याद कर लेना। पुर नहीं, मतलब आलमगीर नाम है उसका। इसके बाद में बात करोगे इसका पश्चिमी इलाका, देखो ना पश्चिमी इलाके पे आ चुके हैं। यहाँ पे मुंडीगाग से भी आ गया है, पश्चिमी इलाका है, देखो ये है पश्चिमी इलाका। ये है सुत का गेंडोर। क्या है? सुत का गेंडोर। कैसे याद रहेगा बेटा? बहुत आसान तरीका है। पहली बात तो सूत दिया गेंडे को, सूत दिया गेंडे को डोर बंद करके। भगवान जानता है कि तुम सूतोगे गेंडे को डोर बंद करके, वो तुम्हें सूत देगा। सुत का गेंडोर याद रखिएगा। सुत का गेंडोर कहाँ पर है? पाकिस्तान जाइए तो पाकिस्तान में जो जगह है ना बलूचिस्तान, अब बलूचिस्तान में देखो कि समुद्र का चूंकि किनारा है, और चूंकि समुद्र का किनारा इसे कहते हैं तट, तट कहते हैं, या फिर कहते हैं मकरान कोस्ट कहते हैं। तो बेटा कोस्ट की स्पेलिंग होती है COAST। तो पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मकरान कोस्ट पर स्थित है सुत का गेंडोर, है ना। ये पश्चिमी हिस्सा, मतलब इसके आगे तुम्हें हड़प्पा से संबंधित साइट्स नहीं मिलेंगी, फिर दूसरे इलाके मिलेंगे। और किस नदी के किनारे पर स्थित है? दश्क। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मांडा के ऊपर साइट्स नहीं मिलेंगी, तैमाबाद के नीचे नहीं मिलेंगी, आलमगीर को इधर नहीं मिलेंगी, और सुता गेंडोर के इधर नहीं मिलेंगी। अब एक काम करो, आप इन चारों साइट्स को एक बार जोड़ के देखो।
अगर आप इन चारों साइड्स को जोड़ के देखोगे तो आप पाओगे कि ये एक प्रकार का ट्राइएंगल क्रिएट कर रहा है, त्रिभुजाकार एक शेप कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है, उसका जो आकार है, उसका जो शेप है, उसका जो आकार, उसका जो शेप है, वो कैसा है? उसका जो आकार है, उसका जो शेप है, वो कैसा है? ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है। तो मैंने मैप पे खुद देखा, मैंने खुद नहीं बताया, नहीं से तुमको दिखाया है, ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है। और ये कितने किलोमीटर में फैला है दोस्त? ये कितना किलोमीटर है? ये है करीबन 12,99,600 किलोमीटर। अच्छा, इसको याद करने का तरीका बताऊं? 13 लाख में तुम्हें कितना कम नजर आ रहा है? 13 लाख में तुम्हें 400 किलोमीटर कम नजर आ रहा है। यस, 13 लाख में 400 किलोमीटर कम, बाकी 12,99,600 किलोमीटर वर्ग में ये फैला हुआ है। पर तुम अगर और दिमाग लगाओ तो इसकी चूंकि लगातार एक्सकवेशन हो रहा है, नई नई साइट्स खोजी जा रही हैं, तो किलोमीटर लगातार बढ़ रहा है। अब जो चीज बढ़ रही होती है तो उसका रेशियो कैसे पूछे? इसीलिए या तुमसे पूछेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के इलाकों में बसी है, तो भी सही। अगर वो कहे कि 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, तो भी सही, क्योंकि वो आसपास लिख देगा। आसपास लिखते ही आप समझ जाओ कि वो क्या कहना चाहता है। तो 12,99,600 किलोमीटर वो भी सही है, 13 लाख के आसपास वो भी सही है, 10 लाख से ज्यादा के इलाके में फैला है तो भी सही है। ये जब तक तुम मैप पे नहीं देखोगे तुम्हें लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। अगर तुम मैप नहीं करोगे तो याद ही नहीं रहेगा, और मैपिंग वर्क कर लोगे तो तुम्हें वो चीज लंबे समय तक याद रहेगी। अब तुम किसी भी परीक्षा में बैठो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। समझ में आ रहा है? अब आते हैं इसके ब्रॉडर डायमेंशन के ऊपर, मैपिंग। क्योंकि अगर मैपिंग नहीं करोगे तो तुम कितना याद करोगे? हड़प्पा से ये मिला, ये मिला, वो मिला, ये यहाँ है, वो है, तुम्हें हवा ही नहीं लगेगी। हड़प्पा का नाम लो, मोहनजोदाड़ो का नाम लो, धोलावीरा का नाम लो, तुमने सुना है लेकिन तुम मैप पे जानते ही नहीं, तुम कनेक्ट क्या करोगे? कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे। कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो पढ़ोगे कैसे? तो अब हमारा ये टॉपिक हो गया, हमारा ये वाला टॉपिक हो गया, ये मोटे मोटे तौर वाला। अब आते हैं इसके विस्तृत वाले पक्ष में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। समझ में। अब विस्तृत की बात करें तो हमें क्या कवर करना है? ईस्ट अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान और भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका कवर करेंगे हम लोग। फिर विशेषताएं पढ़ते हुए, कनेक्ट करते हुए, क्या क्या कहां से मिला वो करते हुए पतन की ओर बढ़ेंगे। अगर तुम इसके इस नक्शे को देखोगे, सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूं। इरेज नहीं करूंगा तो मैं तुम्हें बोर्ड पे समझा नहीं पाऊंगा। सबसे पहले मुझे जरूरत है कि इस नक्शे को सबसे पहले मैं साफ कर लूं, और साफ करना आसान काम है। यू जस्ट रब दिस पेन, साफ हो जाएगा। ये आपको कुछ करना नहीं है, इसे पेन को घुमाना है, पेन साफ कर देगा आपका पूरा स्लाइड। तकनीक का जमाना है, आपको तकनीक के साथ चलना होगा। ठीक है, बदलते हुए दौर के साथ चलना होगा। सिर्फ तकनीक क्यों, बदलते हुए दौर के साथ चलना होगा। फर्स्ट, सबसे पहले हम अफगानिस्तान वाली जगह कंप्लीट करेंगे। अफगानिस्तान, मैं यहाँ पे छोटा सा अफगानिस्तान लिख देता हूँ। अफगानिस्तान में जाके देखोगे तो अफगानिस्तान में हमें एक महत्वपूर्ण जगह नजर आ रही है मैप के ऊपर, ये है मुंडी गाक। और मुंडी गाक के पास में एक और जगह है, इसका नाम है शौरतुगई। तो बच्चे, शत्रु है ना, शत्रु, और शत्रु की क्या काट देनी चाहिए? मुंडी। शौरतुगई, मुंडी गाक। और ये बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पे एक बहुत ही बेशकीमती पत्थर मिलता है, इसका नाम था लैपिस लजूली, या लार्ज वर्थ पत्थर, नीले कलर का पत्थर था, यही मिलता था। और पता है खास बात क्या थी? यहाँ जो पत्थर मिलता था, तुमने नाम सुना है लोथल का? लोथल वाले इसी पत्थर को यहाँ से मंगवाते थे, और मंगवा कर उसको शानदार शानदार बनवाते थे। इसलिए तुम सुनते हो ना कि लोथल में तुम्हें मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। समझ रहे हो भाई? ये लोग इतने एडवांस थे कि दूर दराज के इलाके से कच्चा माल मंगा के उसको बनाते थे। कितने एडवांस थे, इमेजिन करके देखो। इसीलिए इसका रेलिवेंस बना हुआ था इस क्षेत्र का, शौरतुगई मुंडी गाक।
समझ में आ रहा है? शौर्ते को ये मुंडी का, ये देखो बहन जी को देखो, इन बहन जी को देखोगे, ये वाली बहन जी को देखो, तो बहन जी गले में क्या पहनी है? पहनी ना मन के, ठीक है। अब दूसरी इमेज में मैं कब दूसरे क्लास में दिखा दूंगा, साइड्स दिखा दूंगा मैं आपको, वो मतलब वो मनका की फोटो दिखा दूंगा। बात समझ में आए? तो इसका मतलब अफगानिस्तान में दो जगह हैं, एक का नाम क्या है? शौर्तुगाई, दूसरे का नाम क्या है? मुंडी का, मुंडी काक। अब आ जाओ, अफगानिस्तान में और कुछ नहीं है। अब आओ पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तुम बात करो तो पाकिस्तान में तुम पाओगे कि पाकिस्तान में तुम पहले इस इलाके में आओ, ये है पाकिस्तान का बलूचिस्तान का इलाका। कहाँ है, कौन सा इलाका है? हरे पेन से लिखा, हरे पेन ही इस्तेमाल करूंगा। ये पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान वाला इलाका है, और क्योंकि ये बलूचिस्तान का इलाका समुद्र का इलाका है, इसे कहते हैं मकरान तट, मकरान तट या मकरान कोस्ट कहते हैं। यहाँ पे दो इलाके हैं, सुत का गेंडोर अभी तुमने पढ़ा है, और एक सुत कोतहा है बेटा, सुत कोतहा है। एक है तुम्हारा सुत का गेंडोर, मैं शॉर्ट में लिखूंगा सुत का गेंडोर, और एक है सुत कोतहा। अब इसका महत्व क्या है? ये दोनों एक पोर्ट सिटीज थे, पोर्ट सिटीज थे। ये दोनों जो हैं बंदरगाही शहर थे, बंदरगाही शहर थे। अब इसका बंदरगाही नगर, तुमने अपने जीवन में सुना होगा कि लोथल बंदरगाही नगर था। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये भी बंदरगाही नगर है, समुद्र के किनारे हैं, ये बंदरगाही नगर थे। और उनका विकास क्यों हुआ था? मैप चेंज करो, मैप जैसे चेंज करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये वाला मैप नहीं, ये वाला मैप दिखाता हूँ। होता क्या था कि तुम भारत के क्षेत्र में जाके देखोगे तो भारत के क्षेत्र में तुम्हें नजर आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। समझ में आ गया? ये देखो हरा हरा करके, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं किससे व्यापार करते थे? तुम्हें ये नजर आ रहा है, ये हरा भरा इलाका, ये है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, मेसो। बेटा मेसो का मतलब होता है बीच का, एंड व्हाट इज पोटामिया? पोटामिया मतलब होता है पानी, दो नदियों का बीच का इलाका मेसोपोटामिया कहलाता है। और यहां से देखो कि ये नदी, ये इधर इधर आ रही है, टिग्रिस नदी आ रही है, इसे कहते हैं दजला। और इधर जो निकल के आ रही है नदी, ये है यूप्रेट्स। सी, ये कौन सी है? यूप्रेट्स है। इसे क्या कहते हैं? फरात। इसे क्या कहते हैं? फरात कहते हैं, दजला और फरात। इसे क्या कहते हैं? दजला और फरात कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और किस इलाके में है ये इलाका? है तुम्हारा, ये तुम्हारा इलाका है इराक। इराक है ना, ये पूरा ऊपर का इलाका, नीचे वाला कुवैत है, ये कुवैत का इलाका है। बात समझ में आया? देखो होता क्या है कि भारत के लोगों को जब ट्रेड करना होता था तो वो यहाँ से लोथल से निकलते थे, तो लोथल के किनारे 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 किनारे, गुजरात है ना, किनारे 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 जाते थे। अब जहाँ किनारे किनारे जाएंगे तो कहीं पे नाव रोकेंगे ना, तो लोग वहीं पर सामान को लादना शुरू कर देते थे। तो किनारे 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 किनारे। अब यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे कुछ इलाके मिलेंगे, जैसे ये इलाका मिलेगा, ये इलाका मिलेगा। इसे क्या कहते थे? ओमान। और ओमान का जो उस समय नाम इस्तेमाल होता है बेटा, उसका नाम है मगन, MAGAN, मगन। स्पेलिंग देखो, MAN है ना, MAN यहाँ पे भी है, ओमान और मगन ऑलमोस्ट स्पेलिंग सेम है। ये तुम्हारा बहरीन, बहरीन। तुमने ये सब नाम नहीं सुने होंगे, मतलब एंशिएंट नेम। बहरीन का पुराना नाम क्या था? दिलमुन, DILMUN।
MUN, दिलमुन, दिल मून, दिलमून। समझ में आ रहा है? तो हम ओमान में भी ट्रेड कर रहे थे और इधर बहरीन से ट्रेड करते हुए अब कहाँ घुस आए हैं? ये आए हैं गल्फ ऑफ पर्शिया या फारसी खाड़ी में घुस आए हैं। फारसी खाड़ी में घुसते थे और यहीं से घुस के सीधे पहुंचते थे कहाँ? ये पहुंचते थे कुवैत के रास्ते इराक पहुंचते थे। इस तरीके से हमारा व्यापार होता था और इसीलिए यहाँ 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 बंदरगाही शहर बहुत सारे थे और इन बंदरगाही शहरों का विकास इसलिए हुआ था क्योंकि हम मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। तुमने एक और नाम सुना है मिस्र की सभ्यता। बच्चे अक्सर मेसोपोटामिया को और मिस्र की सभ्यता को एक कर देते। नहीं बच्चे, डिफरेंस है। मिस्र की सभ्यता एशिया में नहीं है, अफ्रीका में। ये अफ्रीका आ चुके हो, जैसे अफ्रीका घुसते ना, अफ्रीका पूरा अफ्रीका। अफ्रीका के नॉर्थ में एक जगह है इजिप्ट। क्या नाम है? इजिप्ट है। और इजिप्ट के अंदर दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी रिवर नदी बहती है, जिसका नाम है नील या नाइल। और इसी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ, इसीलिए कहते हैं नील सभ्यता। नील नदी के किनारे जो सभ्यता का विकास हुआ उसे नील की सभ्यता भी कहते हैं। और चूंकि इसका विकास इजिप्ट देश में हुआ है इसलिए इजिप्ट की सिविलाइजेशन कहते हैं। और इजिप्ट को चूंकि हिंदी में मिस्र कहते हैं इसलिए मिस्र की सभ्यता कहते हैं। और मिस्र की सभ्यता एशिया में नहीं बल्कि अफ्रीका में है। और चूंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूरी बहुत ज़्यादा है, तो उनके साथ हमारा ट्रेड उतना होता वगैरह था नहीं। बस हमने इनको सामान बेचा, इन्होंने इनके सामान बेचा, बस इतना ही था। बट इजिप्ट के साथ हमारा कोई ट्रेड वगैरह नहीं होता था। हमारा जो ट्रेड था वो इन्हीं के साथ होता था और इनसे ट्रेड करने के चक्कर में हमारे इस इलाके का विकास, बंदरगाही शहरों का विकास करना पड़ा। इसीलिए तुम देखोगे, ये देखो ये मैप, और देखो देखो जो मैं तुमको दिखाया था ये वाला, देखो मैप। यहाँ से निकले ऐसे ऐसे करके पहुंचे हम लोग इंडस वैली में। या ये मैप देखो, ये देखो। अब तो तुम्हारे लिए मैप आसान है। यहाँ से जाते थे, ये देख लो, यहाँ से जाते थे, यहाँ घुसते हुए सीधे पहुंच जाते थे आगे। तो देखोगे कि ये वाला इलाका देखो, सुतका कोटा, सुत कोता और सुतका गेंडोर क्या है? ये बंदरगाही शहर है। क्यों बसे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आ गया? और भगवान ना करे कि अगर हमारा कल मेसोपोटामिया से व्यापार बंद हो जाए, पहले कम होगा, बंद हो जाए, अगर किसी कारण मेसोपोटामिया से हमारा हमारा व्यापार बंद हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और इस किनारे जितने बंदरगाही शहर होंगे वो भी बर्बाद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? कनेक्ट करके पढ़ो, कनेक्ट करके पढ़ो। अगला देखो, अब तुम आ जाओ पाकिस्तान में, ये वाला इलाका देखो बच्चे। पाकिस्तान में सिंध में तुम इधर आओ तो ये वाला जो इलाका है ना, ये तुम्हें नजर आएगा सिंध वाला इलाका, सिंध। ये देखो, ये जितना भी इलाका है ना, ये जितना भी इलाका है सब सिंध का इलाका है। ये पूरा सिंध का इलाका है। ये पूरा सिंध का इलाका है। इधर किसको? सिंध आ जाएगा। अब सिंध में देखो कौन कौन से इलाके हैं? मोहनजोदाड़ो, कोरदीजी, चानूदोड़ो। तुमने मोहनजोदाड़ो सुना है, तुमने चानूदोड़ो सुना है, तुमने कोरदीजी नहीं सुना होगा। कोरदीजी, समझ में आ रहा है? या फिर आमरी, या फिर अलादीनो, या फिर बालाकोट, ये सब सिंध में आते हैं। तुमने फिल्म देखी है मोहनजोदाड़ो? मोहनजोदाड़ो में जो ऋतिक रोशन होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है? वो आमरी से जाता है। वो आमरी से वो जाता है मोहनजोदाड़ो। वो यहाँ से यहाँ जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ कौन कौन से इलाके हैं याद रखना। यहाँ सिंध वाले इलाके में बहुत सारे इलाके तुमने देखे हैं। मोहनजोदाड़ो, नीचे उतरो, कोरदीजी, और देखो चानूदड़ो, और देखो आमरी, और देखो अलादीनो, और देखो बालाकोट। बस, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सिंध से ऊपर चलो। सिंध से ऊपर पड़ता है पंजाब। और पंजाब का मैंने बताया ना, आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा पंजाब हिंदुस्तान में है। तो तुम पंजाब को देखोगे तो पंजाब में इधर हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, इधर से एक रिवर निकल कर आ रही है रावी। तो रावी किनारे हड़प्पा स्थित है। और जो हिंदुस्तान वाला पंजाब है वहां पे रूपड़ देखो, रूपड़, RUPAR, रूपड़, जो कि हमें सतलज नदी किनारे मिल जाएगा। तो जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहां पर रावी नदी के किनारे तुम्हें कौन सा मिलेगा? हड़प्पा। जबकि हिंदुस्तान वाला जो पंजाब है, वहां तुम्हें कौन मिलेगा? RUPAR, रूपड़, जो कि सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक। अब तुम आ जाओ
पंजाब के नीचे हरियाणा में, हरियाणा में आ जाओ। हरियाणा की बात करोगे क्योंकि पंजाब के नीचे हरियाणा पड़ता है, हरियाणा में जाके देखोगे तो हरियाणा में तुम्हें दो इलाके मिलेंगे, एक मिलेगा तुमको बनावली और एक मिलेगा राखीगढ़ी। बनावली तो मंजा गली बनारस की, है ना, बनावली और राखीगढ़ी। तो बनावली राखीगढ़ी, तो क्या लिखेंगे, बनावली। और क्या मिलेगा, राखी गढ़ी। और नीचे आओ। अब हरियाणा के नीचे क्या छटा हुआ है, हरियाणा के नीचे है राजस्थान। और राजस्थान में देखो क्या है ना, कालीबंगन। राजस्थान में क्या है, कालीबंगन, ये कालीबंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि बच्चे अगर मैं तुम्हें अब पढ़ाऊंगा, जैसे मैं विशेषताएं या फीचर्स पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं कहूँगा कि धौला भी, मैं कहूँगा कि देखो कालीबंगन से ये मिला वो मिला। तो जब मैं कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, मैं इन जगहों का नाम लूंगा, मैं मोहनजोदाड़ो का नाम लूंगा, मैं चानोदोड़ो का नाम लूंगा, मैं लोथल का नाम लूंगा, मैं किसी जगह का नाम लूंगा, वो तुम्हारे मैप पे होगा ही नहीं। तो तुम अगर मैप पे उसको पाओगे नहीं तो तुम कनेक्ट कैसे करके पाओगे? तो तुम्हें कनेक्ट करके पढ़ने के लिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम उसे मैपिंग करो। एक सेकेंड रुको, पर नाक में बहुत तेज ईचिंग हो रही है। बात समझ में आया? अब हम आते हैं राजस्थान, अब आते हैं गुजरात में। अब गुजरात वाला देखोगे तो गुजरात में ये देखो, पहले गुजरात का पूरा बंदरगाही शहर देखो, ये देख रहे हो, पूरा बंदरगाह है। अब गुजरात को क्या करो, तुम गुजरात को पहले दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो। सबसे पहले तो उसके हम बंदरगाह के, इसके पूरे के पूरे बंदरगाह पढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखो एक बंदरगाह है, यहाँ पे दूसरा बंदरगाह है, यहाँ तीसरा बंदरगाह है, और यहाँ चौथा बंदरगाह है। यहाँ पे जो बंदरगाह है ये है बेटा देसलपुर। देसलपुर, बालाकोट भी बंदरगाह ही है। देसलपुर, यहाँ पे कौन सा है, शिकारपुर। फिल्म देखियो गंगा जल, गंगा जल में है ना शिकारपुर। शिकारपुर, यहाँ पे तुम्हारा कौन सा है, नागेश्वर, नागेश नाग शक्ति। तुमने देखी फूल काटे, देखो उसमें अजय देवगन का जो बाप है वो कौन है, नागेश है। समझ में आ रहा है? उसके बाद चौथा बंदरगाह कौन सा है, लोथल है ये। अब जब लोथल है वो बेटा वो कहाँ पर है, देखो ये खंबात खाड़ी में आ चुके हो। तो लोथल कहाँ पर है, गल्फ ऑफ खंबात या खंबात की खाड़ी में स्थित है। मैपिंग करो, अब तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें पता है, याद थोड़ी ना करना है। अब तुम्हें दिख रहा है मैप के ऊपर, ये जो नक्शा तुम्हारे लिए अनजान था और तुम्हारे लिए जानकार वाला हो गया। ठीक है? उसके बाद तुम देखोगे ये वाला इलाका देखो, जो ऊपर देखो, ये जो लाइन खींचे इसके ऊपर रन ऑफ कच आता है, देखो रन ऑफ कच लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो लिखा है धौलावीरा। धौलावीरा सफेद कुआं मतलब होता है ना, इसका सफेद कुआं होता है। और ये देखो सुतकोटदा, सुतकोटदा। समझ में आया? तो गुजरात में तुमने क्या क्या देखा, गुजरात में मेरे प्यारे बच्चे आपने गुजरात में देखा, कहाँ लिखूं, गुजरात में तुमने क्या क्या देखा, गुजरात में तुमने देखा चारों बंदरगाही शहर देखे, देसलपुर, शिकारपुर, नागेश्वर और लोथल। उसके अलावा धौलावीरा और सुतकोटदा देखा। इसके अलावा तुम पढ़ चुके हो उत्तर प्रदेश, ये महाराष्ट्र में दैमाबाद, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और कश्मीर में मांडा। अब जब तुमने पूरी मैपिंग कर ली, अब तुम्हें विशेषताएं पढ़ाऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता के शहर जो हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। बट इसकी अपवाद स्वरूप इसके अपवाद हैं। अपवाद क्या है कि धौलावीरा के अंदर, धौलावीरा तुम्हें पता है धौलावीरा गुजरात के अंदर है, तुम्हारे लिए कनेक्ट करना आसान है कि धौलावीरा के अंदर ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है, जबकि चानोदड़ो के अंदर कोई डिवीजन नहीं है। एग्जाम्पल दूंगा कि अगर तुम जाके देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो नालियां हैं वो पक्की ईंटों से बनी है, पक्की ईंटों से, लेकिन कालीबंगन के अंदर जो नालियां हैं वो कच्ची, वो लकड़ी की बनी हुई हैं, क्योंकि वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन दूसरी थी, वहाँ की भौगोलिक अवस्था दूसरी थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैपिंग वर्क है और जो मैंने आपको बातें बताई हैं 1.5 घंटे के अंदर, वो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। ठीक है? इसके नोट्स प्रॉपरली हिंदी में और इंग्लिश में आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है?
थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।